हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैक्सोन ट्यूशन क्लासेस। बच्चों, हम अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हैं, वहां से जाके आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर हमें पढ़ने हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन एएस। ये हमें 3 टर्म पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? बेसिकली जब भी हम कोई अकाउंटिंग करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। जैसे सपोज करिए, अगर हम बैठे हैं यहाँ इंडिया के अंदर और कोई जना बैठा है यूएसए के अंदर, अब ये दोनों जो इंसान है, ये दोनों अपनी अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो दोनों की अकाउंटिंग में क्या आएगा? इन दोनों की अकाउंटिंग में आ जाएगा डिफरेंस। अब वो जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हमने क्या बनाए? प्रिंसिपल्स बनाए, सिद्धांत बनाए। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों, इंडिया भी और यूएसए वाला भी, दोनों अपनी अकाउंटिंग करेंगे। इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज करते हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी को। इसी से वेरियस पार्टीज जो होती है, एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं देखी है क्लास तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उस क्लास को देख लीजिए। तो हमें ये पता है कि अगर हमें अपने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अगर इन स्टेटमेंट्स को अच्छा बनाना है तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को फॉलो करना होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर गैप कहा जाता है। इसका मतलब वो प्रिंसिपल्स जो हर जगह अप्लाई होंगे, सभी को ये मानने होंगे, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलेंगे। अब इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स आपके प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं और कन्वेंशंस हैं। इन तीनों को मिला के इसका मतलब कि एपी प्लस सीओ प्लस COND, ये हमारी तीनों चीजें मिलके क्या बनता है? गैप बनते हैं। क्या बनते हैं? गैप बनते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो गैप है आपके, वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में मदद करेंगे। ये आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड कराएंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कराएंगे। आपको इन्हीं को मानते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको अपनी अकाउंटिंग करनी है। अब बात आती है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके फंडामेंटल गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं जब भी आप अपनी अकाउंटिंग करेंगे। जैसे कि आप रिकॉर्डिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं या फाइनेंशियल रिपोर्ट, ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करते हैं जो आपके यूजर्स हैं, तो ये आपको गाइड करेंगे कि आपको अपने अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो ये आपको एक बेस दे देंगे किस चीज़ के लिए? कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले पाओ और ये चेक कर पाओ कि आपके अकाउंट्स एक्यूरेट हैं या नहीं, और आपके अकाउंट ट्रांसपेरेंट रहें। इसका मतलब उसमें कोई भी चीज़ छिपी हुई ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो। इस चीज़ का भी आपका ध्यान रखेंगे, उसमें आपको मदद करेंगे। तो बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपका क्या कर रहे हैं? आपको एक बेस प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप अच्छी अकाउंटिंग कर पाएँ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो एम होता है वो होता है आपका कि एक तो को मिल जाए कंसिस्टेंसी, आप काम कर पाए, और कंपैरेटिबिलिटी जो आपने पढ़े थे, तो ये मैंने आपको पढ़ाए थे जब हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमने क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, है ना। और ये हमने पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर। अगर अभी तक आपने ये नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसको देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारे जो ट्रांसपेरेंसी है या फिर हमारी कंसिस्टेंसी है, ये चीज़ें क्या होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। अब बात करते हैं आपके प्रिंसिपल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। जैसे आपके प्रिंसिपल्स हैं तो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कॉन्सेप्ट्स, जैसे आपका एक्यूरल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, मैटरिटी कॉन्सेप्ट। इस तरीके के बहुत सारे आपके प्रिंसिपल्स हैं, तो ये भी हमें पढ़ने आगे। बच्चों, अब बात करते हैं फीचर्स की कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो जो आपके प्रिंसिपल होंगे ये मैनमेड होंगे, इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, हर जगह ये मान्य होते हैं, हर किसी को ये मानने पड़ते हैं, और आपके ये फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में। इसका मतलब इनको चेंज किया जा सकता है, भविष्य में कभी भी आपको नीड पड़ती है तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी कि जो प्रिंसिपल्स हैं इनको जो क्लासीफाई करा गया है, इनकी जो कैटेगरीज है वो 2 कैटेगरीज में इनको बांटा गया। पहली कैटेगरी होती है आपकी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो आपकी बुक के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग अजम्पशंस के नाम से हैं, तो आप इनको वहाँ पे देख सकते हैं। ये काफ़ी सारे हैं, इनको हम 1 बाय 1 रीड करेंगे। पहले ही समझ लेते हैं ये कॉन्सेप्ट होते क्या है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपके थियोरेटिकल आइडियाज, कंपोनेंट्स और टर्म्स होती हैं जो आपको मदद करती हैं आपके सब्जेक्ट्स को जानने में। जैसे कि अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, इनको जानने में मदद करती है, इनको हमें अप्लाई करने में मदद करेगी कि हमें क्या काम करना है और कैसे करना है। ये जो टर्म्स है ये बहुत मदद करेंगी इंडिविजुअल्स की, बिजनेस की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की, अगर वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना चाहते हैं। जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ये गैप के ऊपर चलते हैं, जो आपका अभी मैंने गैप पढ़ाया था ये उसके ऊपर काम करते हैं।
तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो किया जाता है कॉन्सेप्ट्स के अंदर। दूसरी होती है हमारी कन्वेंशंस। ये आपके एग्जाम के अंदर आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस क्या होती हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं आपकी गाइडलाइंस। क्या होती हैं? गाइडलाइंस। ये यूज की जाती है कंपनी के द्वारा ये जानने के लिए कि जो उसकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, क्या वो बिजनेस ट्रांजेक्शन सही तरीके से अप्लाई हुई है या नहीं। सपोज करिए आपने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करी है, तो उसके ऊपर आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो फॉलो होता है, क्या वो फॉलो किया है? अगर किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो आपने क्यों नहीं किया, फिर आपको उसके रीजंस देने पड़ेंगे और आपको वो ठीक भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो प्रोसीजर और प्रिंसिपल्स हैं वो लीगली बाइंड नहीं होते, बट जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं वो सभी अकाउंटिंग बॉडीज के ऊपर अप्लाई होते हैं। 4 तरह की कन्वेंशंस आपकी होती है, ये आप कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी पढ़ोगे और अलग से भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहली होती है कंजर्वेटिज्म, दूसरी होती है कंसिस्टेंसी, थर्ड होती है आपकी फुली डिस्क्लोजर और लास्ट होती है मैटेरियलिटी। अब स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग अजम्पशंस को। अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होती हैं? जब भी हम कोई अकाउंटिंग करते हैं, जैसे हमारा कोई बिजनेस है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस की हमें क्या करनी है? अकाउंटिंग करनी है। क्या करनी है? अकाउंटिंग करनी है। अब इस अकाउंटिंग को करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ मान्यताएं मानते हैं। मान्यता क्या है? कि हमारा जो ये बिजनेस है ये हमेशा चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। इस चीज़ को मानते हुए हम अकाउंटिंग करेंगे, इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि ये हमेशा चलता रहेगा। दूसरा है कि आपके यहाँ पर जो एसेट्स हैं, जो जैसे कि आपकी ये फिक्स्ड एसेट्स है, मशीन है या कुछ भी है, तो ये जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स है इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। वो डेप्रिसिएशन जो आपका लगेगा, जो इसकी घिसावट है, आपने सपोज करिए 2 मेथड हमारे डेप्रिसिएशन के अंदर होते हैं। हमारा जो डेप्रिसिएशन है इसमें 2 मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है WDV, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये आप पढ़ोगे आगे, आप इसमें चैप्टर है। तो हम इसमें से अगर SLM मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम आगे तक यही फॉलो करते हुए चलें। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी अजम्पशन, कि हम जिस चीज़ को, जिस प्रिंसिपल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम इस्तेमाल करते रहें, उसको बार बार चेंज ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे तो फिर आपको कंपेयर करने में अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को बड़ी दिक्कत होगी। थर्ड होता है आपका एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन का मतलब क्या होता है? एक्रूअल का मतलब होता है चाहे आपने ड्यू कर दियो, चाहे आपने रिसीव कराओ, है ना, चाहे आपने ड्यू कराओ चाहे रिसीव कराओ, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, तो जो भी पहले होगा वही आपका क्या बन जाएगा? ट्रांजैक्शन बन जाएगी और वही ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड कर लेनी है। इसका मतलब एक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है, चाहे तो आप कैश में कर लो, चाहे आप क्रेडिट पे करो। अगर आपकी क्रेडिट की भी कोई ट्रांजैक्शन है तो दोनों में से जो भी पहले होगी वही आपको रिकॉर्ड करनी है। ये एक्रूअल अजम्पशन होती है, यही हमारा थर्ड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल क्या होते हैं? बेसिकली प्रिंसिपल्स जो हैं आपके वो काफ़ी तरह के हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका अकाउंटिंग एंटिटी अजम्पशन। अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब क्या है? अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब ये है कि हमारा जो बिजनेस है, ये जो हमारा बिजनेस है, इसके रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन होगी, इसके रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन होगी, बस आपको यही रिकॉर्ड करनी है। इसका जो ऑनर है, ये जो इसका ऑनर है, अगर इस ऑनर की कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन है, अगर इसकी क्या है? पर्सनल ट्रांजेक्शन है, तो वो आपको रिकॉर्ड नहीं करनी। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है सिर्फ कि आपकी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं, अब चाहे वो कैश में है, चाहे वो क्रेडिट पे है, चाहे वो एक्रूड है, चाहे वो प्रीपेड है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, चाहे किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन है, पर वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है तो आपको रिकॉर्ड करनी है, वरना आपको रिकॉर्ड नहीं करनी। तो हम अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आपकी जो ये ट्रांजेक्शन्स हैं ये आपकी किस में होनी चाहिए? मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर या तो रुपये में है, या डॉलर है, या आपका पाउंड है, या यूरो है, किसी भी फॉर्म में है तो वो मनी के फॉर्म में होनी चाहिए, तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे, आप वरना आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, कि सेल्स मैनेजर इज नॉट ऑन गुड टर्म्स विद प्रोडक्शन मैनेजर। सेल्स मैनेजर की जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर से अच्छे से बनती नहीं है, जिसका सफर कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। उस समय क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो क्या हम उस लॉस को रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। बट अगर हम किसी से परचेज करके लाते हैं तो उस परचेज को हम रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन क्या होती है? अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है ना, जो हमारी ट्रांजेक्शन है ये 1 साल के अंदर होती है, ठीक है, तो हमें 1 ईयर अकाउंटिंग लेके चलनी होती है। जैसे हमारा जो ईयर होता है, अब इसमें 3 ईयर होते हैं, एक होता है आपका अकाउंटिंग ईयर, एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर और एक होता है आपका कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर आप लोगों को पता है कि ये 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और चलता है आपका 31 दिसंबर तक। वहीं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ये चलेगा आपका 31 मार्च तक।
बट वही बात करें हम अकाउंटिंग ईयर की, अकाउंटिंग ईयर कुछ नहीं होता, जहाँ से भी बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ है उस डेट से जो आपकी 31 मार्च है वहाँ तक का आपका फर्स्ट पीरियड होगा, और फिर इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है आपका फाइनेंशियल ईयर पे, फिर आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। तो अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन ये होती है कि आपको सिर्फ एक ईयर की ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, ना तो इस ईयर से पहले की कोई ट्रांजेक्शन लेनी है, ना ही इस ईयर के बाद की कोई ट्रांजेक्शन लेनी है, सिर्फ एक ईयर की अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन आपको लेके चलनी है। नेक्स्ट आता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि हम ये मानते हुए काम करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो हमेशा चलता रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा, इसी को हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न। इसके बाद आता है आपका ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या है? ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब ये है कि जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसकी दो साइड होती है, एक डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है। तो कभी भी आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे तो उसके दो एक्सपेक्ट बनेंगे, एक बनेगा डेबिट और एक बनेगा क्रेडिट। इन्हीं की बात होती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं हम क्या? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा चुका हूँ, डबल एंट्री क्या होती है, तो वहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जहां आपकी जो इनकम है वो जनरेट हो रही है, जिस तारीख में आपकी इनकम अर्न होगी उसी डेट को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिए। आपने किसी को सामान दिया, ठीक है, 1 फरवरी 2023 को आपने यहाँ पे इसको सामान दे दिया, ठीक है, ये इंसान था, इसको सामान दे दिया, और इससे जो पैसे आए हैं वो आए हैं आपके 4 अप्रैल को। तो हमारे 4 अप्रैल 2023 को इससे पैसे आए हैं। अब ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है ये हुई कब है? तो हमारा रेवेन्यू कब जनरेट हो गया होगा? ड्यू बेसिस पे रेवेन्यू यही जनरेट हुआ होगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब आपकी ट्रांजैक्शन का हुई। अगर सपोज करिए आपको एडवांस मिल गया, तो एडवांस के केस में जिस दिन आप उसको फूड डिलीवर करेंगे या आप एंट्री कर रहे हैं अपनी बुक्स के अंदर, तो वो डेट आपकी रेवेन्यू रिलेशन कॉन्सेप्ट कहलाएगी, वही रेवेन्यू रिलेशन डेट होगी। इस चीज को बहुत ध्यान से याद रखना। ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको लग रहे हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इनसे काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई मशीन थी, ये सपोज करिए हमारे पास कोई मशीन है, और ये मशीन हमने खरीदी थी 2005 में, और तब ये आई थी 4 लाख रुपए की। कितने की आई थी? 4 लाख रुपीज़ की हमने ये खरीदी थी, और आज की डेट में 2023 में इसकी जो अमाउंट है वो हो गई है 6 लाख रुपए। इसकी कीमत जो है वो बढ़ गई है इतने टाइम के बाद। तो अब जो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो 6 लाख पे नहीं करेंगे, हम करेंगे 4 लाख पे। इसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब कि जिस प्राइस पे आप उसको खरीद के लाए हैं वही प्राइस आपके लिए क्या कहलाएगा? उसका एक्चुअल प्राइस कहलाएगा, और उसी के ऊपर आपको वो रिकॉर्ड करनी है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक पीस ऑफ लैंड था जिसको हमने परचेज किया था 5 लाख रुपीज़ में, और उसकी मार्केट वैल्यू है 8 लाख रुपीज़ अब। तो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट हमें जो रेंट रिकॉर्ड करनी है वो कितनी करनी है? 5 लाख रुपीज़ की, ना कि 8 लाख रुपीज़ की, क्योंकि 5 लाख रुपीज़ हमारा क्या है? ये 5 लाख रुपीज़ हमारे हैं परचेज प्राइस, तो हम इसी के ऊपर इसको रिकॉर्ड करेंगे। बट जब हम इसको सेल करेंगे तो उस सेल के वक्त जो हमारा ये 3 लाख का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, ये 3 लाख का डिफरेंस हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपके 4 हेड्स होते हैं। मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। एक होता है एक्सपेंस, एक होती है इनकम, एक होती है एसेट्स, और एक होती है आपकी लायबिलिटी। ये 4 हेड होते हैं। तो एक्सपेंस को आपको एक्सपेंस में ही लिखना है, इनकम को इनकम में ही लिखना है, एसेट्स को एसेट्स में ही लिखना है, और लायबिलिटी को लायबिलिटी में लिखना है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि आपको जो चीज जहां की है वो वहीं लिखनी है। दूसरा, आपको एक ईयर के अंदर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वही लिखनी है, ना तो प्रीवियस ईयर की लिखनी है ना नेक्स्ट ईयर की लिखनी है। तो ये भी हमारे लिए क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का डाटा भी नहीं लेना और नेक्स्ट ईयर का डाटा भी नहीं लेना, तभी आप अपने एक्चुअल प्रॉफिट को निकाल पाएंगे, वरना आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकल कर नहीं आएगा। 9 पॉइंट आता है हमारा फुल्ली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल्ली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है? कि आपको हर चीज बतानी है, आपको फुल्ली डिस्क्लोज करनी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कुछ भी छिपाना नहीं है। मतलब चेंज कर रहे हैं या उसके बारे में आपने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आपको वो भी एक्सप्लेन करनी होगी, और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होगी अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। लास्ट आता है वेरीफाइबल या ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि हम कभी भी, जैसे हमारे पास सपोज करिए ये गुड्स थे, और ये गुड्स हमने परचेज किए थे, और परचेज किए थे हमने इस इंसान से। अब हमें क्या करना है? इस इंसान को पेमेंट करनी है, ठीक है। तो हम इसको पेमेंट तभी करेंगे जब हमारे पास इसका बिल होगा। अगर हमारे पास बिल नहीं है तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास कोई भी वेरिफिकेशन प्रूफ नहीं होगा
तब तक हम कोई भी ट्रांजेक्शन को अप्लाई नहीं करते हैं। तो आपको हमेशा वेरिफिकेशन करनी है हर चीज़ की। आपको हर ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड है उसकी जो कहते हैं ना कि सपोर्ट है, जो आपको जैसे रिसिप्ट होती है या कोई बिल होता है, वो चीज़ आपको देखनी है और उसके बाद ही आप क्या करोगे, उनको रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद आते हैं मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जिनको अपने मतलब स्वभाव उनका ऐसा होता है, उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। पहला होता है कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल। कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग अ प्रिंसिपल शुड नॉट बी मोर देन द बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम इट। जैसे अगर सपोज करिए हमारे पास 4,000 रुपये का प्रॉफिट है और हमें किसी को 6,000 रुपये देने हैं, तो हम इसको कितने पे कर सकते हैं? ओनली 4,000। तो बेसिकली आप जितना आपके पास पैसा है आप उतना ही खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट इज मोर देन द बेनिफिट। तो ये प्रिंसिपल क्या कहलाएगा? कॉस्ट मॉडिफाइड या कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल कहलाएगा। हम क्या करते हैं, जितना हमारे पास होता है हम अपनी कॉस्ट को उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि आपको जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। आप कुछ भी छिपा के नहीं रखोगे। जो भी अनइम्पोर्टेंट या फिर इमैटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन है, आप उसको चाहो तो लेफ्ट आउट भी कर सकते हो, इसको मतलब छोड़ भी सकते हो, या फिर आप उसको इंक्लूड भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे आपका कोई लॉस है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। प्रॉफिट का कोई पार्ट हो सकता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा साइड कर सकते हैं, बट लॉस को हम कभी भी साइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी का मैंने आपको बताया था कि हमें कंसिस्टेंट रहना है। अगर हमारी, जैसे मैंने आपको डेप्रिसिएशन का दिया था, देखिए नीचे यहाँ पर एग्जांपल है कि आप जो भी मेथड फॉलो कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का, चाहे तो आप कर रहे हैं एसएलएम मेथड या फिर आप कर रहे हैं डब्ल्यूडीवी मेथड, दोनों में से जो भी मेथड आपने इस्तेमाल करा है आप उसको ही फॉलो करते हुए चलेंगे, इसके अलावा आप उसको चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। ये आपको ज़्यादातर प्रूडेंस के नाम से देखने को मिलेगा। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूडेंस का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ को बचा के चलना है। आपको कुछ भी चीज़ अपनी वेस्ट नहीं करनी है, आपको हर चीज़ को कंजर्व करते हुए चलना है। जैसे कंसंट्रेशन ऑन प्रोस्पेक्टिव लॉसेस, हम क्या करते हैं, जितने भी लॉस हैं उनको हम फॉलो करते हैं, उनको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। बट अगर हम चाहें तो अपना लीव ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स, उनको हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड या मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लेस, उसको हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। इसी को हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड बोलते हैं, ये हमारा ए सेकंड होता है। ये कहता है किसी भी स्टॉक की चाहे तो कॉस्ट चाहे उसकी रिलायजेबल वैल्यू, दोनों में से जो भी कम होगा आप उसको लोगे, उसी से आपको अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तो आप बैलेंस शीट में या अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो दिखाओगे, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई बार बार होगा। तो अगर मैं फ्रेमवर्क की बात करूँ, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया तो ये वो फ्रेमवर्क है। सबसे पहले हमने फ्रेमवर्क में देखा कि अजम्पशंस होती हैं, जिसमें कि आपकी अकाउंटिंग एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड, गोइंग कंसर्न, ये 4 चीज़ पढ़ी। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स पे आ गए थे। कॉन्सेप्ट में हमारा सबसे पहले था ड्यूल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रियलाइजेशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुल्ली डिस्क्लोजर और वेरीफाइबल या ऑब्जेक्टिव एविडेंस। इसके बाद हमने पढ़े अपने मॉडिफाइंग प्रिंसिपल। मॉडिफाइंग प्रिंसिपल में सबसे पहला था कॉस्ट बेनिफिट, मैटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी और प्रूडेंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? आपकी जो अकाउंटिंग होती है उनके लिए कुछ मानक बनाए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि आपको तो ये फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो आपकी जो अकाउंटिंग है वो गलत हो जाएगी। तो ये जो अकाउंटिंग है अब हर देश के अंदर अलग अलग होती है। यूएसए में अलग होती है, आपका कनाडा है तो उसके अंदर अलग होगी, इंडिया में अलग हो रही है ना। इसी तरीके से श्रीलंका में अलग होगी। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर आपकी जो ये ट्रांजेक्शन्स हैं ये अलग अलग फॉर्म में जाती जा रही हैं। तो इन सब को एक करने के लिए, ताकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब एक तरीके से अकाउंटिंग करें, उसके लिए एक यूनिट वो बनाई गई आपकी कमेटी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, IASC। इसको जून 1973 में बनाया गया और 9 नेशन इसके फाउंडर मेंबर्स थे। इस कमेटी का पर्पस ये था कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो भी स्टैंडर्ड इनको सही लगते हैं, जिससे एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाए और जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स इसको बनाने थे। अब ये जो अपनी इंस्टीट्यूशन है ये इंटरनेशनल है, बट अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो आपकी ICAI है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो हमारे यहाँ पर एक बॉडी उसने बना रखी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB इसको हम बोलते हैं। ये 1977 के अंदर बनाई गई थी
तो इंडिया के अंदर जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो यही बॉडी बनाती है, आईसीआई के द्वारा ये बनाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की होते क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है कि स्टैंडर्ड्स हैं जिनके द्वारा आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। तो ये बेसिकली गैप को फॉलो करते हुए चलते हैं और ये आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं और उनको प्रेजेंट करना है। कोलर की यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन दे रखी है। कोलर के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको हम बोलते हैं, जो इम्पोज होते हैं एक अकाउंटेंट के ऊपर बाय कस्टम, बाय लॉ और बाय प्रोफेशनल बॉडी। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। इनकी ज़रूरत क्यों होती है? बेसिकली अगर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो रिलायबिलिटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं या उनको यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं, हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना होगा। तो उनके अंदर क्या जाएगी? ट्रांसपेरेंसी आएगी, वो कंसिस्टेंट होंगे, कंपेरेबल होंगे, इजीली आप उनको कंपेयर कर सकते हो दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट के साथ। नेचर क्या होता है? अगर मैं नेचर की बात करूं, अब आपको ये लग रहा होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे को पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं भैया। भैया ऐसा है, आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, 3 से 4 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है? इसलिए आपको इतना थोड़ा डेप्थ से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। आपका एक क्वेश्चन आएगा पर 3 से 4 मार्क्स का आएगा, इसलिए बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लेना, इसको अच्छे से कर लेना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपके, वो क्राइटेरिया होते हैं किस चीज़ के लिए? आपकी अकाउंटिंग करने के लिए। वहाँ पे आपको बताया जाता है कि एक अकाउंटेंट कैसे किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। इसका मतलब ये हर जगह मान्य है। आप चाहे इंडिया में आ रहे हो या आप यूएसए चले जाओ या आप कनाडा चले जाओ, आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपका कोई भी अकाउंटिंग इशू है तो आपको बताएंगे आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं या उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल सर्व करते हैं फाउंडेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। तो ये आपको एक बेस बना के दे देंगे, उनके बेस के बिहाफ पे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। और ये आउटलाइन गाइडलाइंस होती हैं पब्लिक अकाउंटेंट्स के लिए, जो सभी के ऊपर लागू होती हैं, तो सभी को ये फॉलो करनी है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनका? ऑब्जेक्टिव्स तो इनका यही है कि सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड सेट कर दें ताकि अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी कोई भी इस्तेमाल ना करे, सब एक तरह से ही बनाए, ठीक है? ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जिनको कंपेयर किया जा सके, जो कि अच्छे रहेंगे, ताकि हम दूसरों से कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा सामने वाला क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर बनाते हो तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होंगे, ये आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कराएगी। इसके अलावा आप इनको कंपेयर कर सकते हो अपने प्रेजेंट पीरियड से, प्रेजेंट जो है अपनी ब्रांचेस को आपस में कंपेयर कर सकते हो, अदर कंपनी से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो ये बहुत सारे कंपैरिजन पॉइंट आपको दे देगी। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी अकाउंटिंग को करने का, क्योंकि स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हुए चलोगे तो वहाँ पर आप अच्छे से अपनी सारी चीज़ों को परफॉर्म कर पाओगे। हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जनरेट होगी, जिससे आपकी कॉस्ट कम आएगी और बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वेरिएशंस आपके जो ट्रांजेक्शन उनके अंदर आ जाता है, ये उसको ख़त्म करेगी। जैसे हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम भी क्या करता है? ये भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए चलता है। और लास्ट है कि ये फैसिलिटेट करेगा आपके इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। आप कंपनी के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं और एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या होगा? सबसे पहले तो आपके अकाउंट्स बहुत ज़्यादा रिलायबल होंगे, उसको हर कोई भरोसा करेगा। इसके अलावा आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए, तो वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, अगर उनका कोई मतभेद हो रहा है आपके साथ में, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर देता है। ये ईजिली आप जो है दूसरे को समझा सकते हो कि आपके अकाउंट्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या है। कंसिस्टेंसी और कंपैरेटिविटी प्रोवाइड कराएगा और ये रिड्यूस कर देगा मैनिपुलेशन के चांसेस। इसका मतलब फ्रॉड होने के चांस यहाँ सबसे ज़्यादा कम होते हैं। जब भी हम स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं तो जो फ्रॉड है वो ईजिली क्या होता है, आपका आइडेंटिफाइबल होता है, उसको पहचान लेते हैं, वो पकड़ में आ जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सभी जगह एप्लीकेबल होते हैं, बस जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो आपकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होंगे। बाकी कैसी भी आपकी कंपनी हो, किसी भी तरह का काम हो, ये सभी जगह अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो इसके ऊपर कभी इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, पर फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक टर्म आई है IFRS। IFRS का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नाम से ही पता लगता है कि इसमें आपको क्या करनी है? रिपोर्टिंग करनी है। इसका मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों को बताना है। और जब हम इन्फॉर्मेशन दूसरों को बताते हैं तो हमें क्या करना है? एक तो कंसिस्टेंट रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है। तो बेसिकली जो IFRS की नीड है वो है कि ताकि हम बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सकें, बड़ी मार्केट में हम काम कर सकें, ईजिली हम कंपेयर कर सकें अपने स्टेटमेंट को दूसरे के स्टेटमेंट से। हमारे स्टेटमेंट यूनिफॉर्म हो ताकि उनके अंदर गलतियां ना हो, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन हो एसेट्स का, और अगर कोई फ्रॉड है तो वो ईजिली आपका पकड़ में आ जाए, तो फ्रॉड को भी कम करेगा और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा जिससे आप अच्छी अकाउंटिंग कर सकते हो। बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको फुल फॉर्म्स दिए हैं जो आपसे एग्जाम में
1 मार्क्स के अंदर पूछ ली जाती हैं। तो ये आप फुल फॉर्म से एक बार पढ़ लीजिएगा। गैप की फुल फॉर्म है ICAI है, IASC है, IASB है, IFRB है, IFRS में पढ़ा चुका हूँ, ASB मैंने आपको बता दी, NAFRA है, SIC है और इंडियन AS है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनकम कहते हैं। तो हमारा ये आज का चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल है जो आपकी अकाउंट्स की पूरी तैयारी कराने वाला है, आपकी बिजनेस की पूरी तैयारी कराने वाला है, आपकी इकोनॉमिक्स की तैयारी कराने वाला है। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी 11th के अंदर ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके लिए हमने अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है। अगर अभी तक आपने वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप जाके उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो, आपको नोट्स प्रॉपर मिलते रहे, आप टेस्ट प्रॉपर करते रहें। क्योंकि जो आपका टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर आपको PDF में ये जो क्लासेस में आपको पढ़ा रहा हूँ इनके नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, प्लस वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ पर रिवीजन टेस्ट पेपर होते रहते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट है जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके मार्क्स स्कोर करने में। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।